चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में केक काट पर सियासी माहौल गर्मा चुका है। बीजेपी नेताओं से लेकर संत समाज तक बयानों की बाढ़ आ गई है। कमलनाथ पर धर्म और आस्था से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। पीसीसी अध्यक्ष के बचाव में कांग्रेस बीजेपी पर ओछी राजनीति का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। जन्मदिन से एन पहले कमलनाथ ने केक नहीं बल्कि अपने लिए सियासी मुसीबत काट दी है। मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात सनातन परंपरा के अपमान तक जा पहुंची है। निंदा करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि संत समाज भी हमलावर हो गया है। छिंदवाड़ा में मंदिरनुमा केक काटना सिर्फ कमलनाथ के लिए ही नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी सियासी मुसीबत बन गया है। सीएम शिवराज सहित तमाम पार्टी नेता इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं, तो चुनावी माहौल में कांग्रेस के खिलाफ अचानक राम मंदिर से लेकर तमाम मुद्दे उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदू भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना कांग्रेस का शगल रहा है। की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी। केक पर कमलनाथ जी ने हनुमान जी को डाल दिया। बताइए कि भगवान श्री हनुमान को केक पर डालना, मंदिर की आकृति का केक बनाना और फिर उसे काटना, ये क्या संदेश देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक हिंदू आस्था से और हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल चुनावी हिंदू है। चुनाव आते तो मंदिर चले जाते, जनेऊ पहन देते हैं। मंदिरनुमा केक काटने से संत समाज भी नाराज है। स्वामी चक्रपाणी और अवधेशपुरी महाराज ने भी इसकी निंदा की है। कांग्रेस नेता कमलनाथ जी जिस प्रकार से राम मंदिर के आकार वाला, जिस पर हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। कांग्रेस के नेता एवं हनुमान जी के परम भक्त श्री कमलनाथ जी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर मंदिरनुमा हनुमान जी की मूर्ति बना हुआ केक काटना, ये न केवल भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान है, न केवल निंदनीय है, मेरी समझ में यह कृत्य अत्यंत दंडनीय है और प्रत्येक हिंदू की भावना को आघात पहुंचाने वाला है। बचाव में कांग्रेस उतरी है। कमलनाथ को हनुमान जी का भक्त बताया जा रहा है। बीजेपी पर ओछी राजनीति का आरोप भी लगाया जा रहा है। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ति मध्य प्रदेश में स्थापित है तो उन्होंने छिंदवाड़ा में स्थापित की है, 105-6 फीट की। ये सब डर है। जब वो एक गाना है फिल्म का कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये सब गाने गा रहे हैं। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की 2500 किलोमीटर की यात्रा यहाँ आएगी, 25 किलोमीटर चल रहे हैं। इस बीच उस महिला ने सफाई दी है जो मंदिरनुमा केक बनवाकर कमलनाथ के पास ले गई थी। उनका कहना है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, करने कुछ गए थे, हो कुछ और गया। इसको सिर्फ मैं यही कहूँगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सामने वाले का दृष्टिकोण है कि वो किस तरह देखता है। हमारी मन भावना सिर्फ हमारे साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना था, और वो भी ये भाव था कि उन्होंने छिंदवाड़ा को बहुत बड़ी सौगात दी है सिमरिया हनुमान मंदिर के रूप में। तो वो हम याद रखें, हर दुनिया देखे, और वो सिर्फ एक भाव थे, और उस पर धार्मिक राजनीति हो जाएगी, इस बात का हमें बहुत खेद है। हमने जो हनुमान जी का लगाया है वो स्टिकर में है, वो वहाँ पर कोई हनुमान जी बने हुए नहीं थे।
और केक काटने के पहले स्टिकर को केक काटने के समय और साहब ने स्पेशली साहब ने दूसरे नंबर के केक को काटा है। अगर हमारे इस तरफ से अगर कैमरा होता तो हम सच दिखा पाते। और जो आपने कहा कि हनुमान जी का लगाना गलत था सही था, उस समय हमारे भाव सिर्फ ये थे कि छिंदवाड़ा की चीज़ हम साहब को एक सौगात के रूप में बता सकें कि हम धन्यवाद करते हैं। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह कमलनाथ ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहरहाल बीजेपी के हमले इतने तेज हैं, कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल और पलटवार का मौका नहीं मिल पा रहा है। चंद दिनों में राहुल गांधी की यात्रा भी मध्य प्रदेश आ रही है और उन्हें महाकाल के दर्शन भी करने हैं। बीजेपी पहले ही उन्हें चुनावी हिंदू बताती रही है और अब कमलनाथ के केक पर जो बवाल मचा है उसने बीजेपी को धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए एक और बड़ा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। नर्मदापुरम के केसला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि एमपी की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में पेसा एक्ट के फायदे भी बताए हैं। नर्मदापुरम के केसला में सीएम शिवराज ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने अपने संबोधन में धर्मांतरण पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि एमपी धरती पर धर्मांतरण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। सीएम ने लोगों को षड्यंत्र के प्रति भी आगाह किया है। बहला के, फुसला के और एक षड्यंत्र चल रहा है प्रदेश में, उसके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, चेता रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं और कई जगह सक्रिय जो हमारी बेटी से शादी कर लेते हैं और हमारे धर्मांतरण की भी कोशिश करते हैं, धर्म बदलने की कोशिश भी करते हैं। वहीं 15 नवंबर से प्रदेश में लागू हुए पेसा एक्ट की लोगों को सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि आदिवासियों के विकास के लिए एक्ट जरूरी है। आदिवासी बहनों और भाइयों को अधिकार संपन्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। और पेशा के अंतर्गत आज मैं यही कहने आया हूं, ये जमीन आपकी तो जमीन के अधिकार दे रहे हैं, जल के अधिकार दे रहे हैं, जंगल के अधिकार दे रहे हैं। देवास और रायसेन के बाल आश्रम में बच्चों के धर्मांतरण के मामले पिछले दिनों आए थे। ऐसे में सीएम ने सख्त अंदाज में धर्मांतरण को लेकर एक तरफ चेतावनी दी तो दूसरी तरफ लोगों को सावधान रहने की नसीहत भी दी। भानु प्रतापपुर में नामांकन बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में दाखिल कर दिया। ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन में पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए तो सावित्री मंडावी का नामांकन भरवाने के लिए खुद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर आए। एक तरह से नामांकन के बहाने दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उधर इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और शक्ति भी उतरी है जो आरक्षण की मांग को उपचुनाव से साधना चाहती है। लिहाजा कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी नेताओं को ड्यूटी दे रखी है, आदिवासी आरक्षण पर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं उसे दूर करें। उन्होंने पार्टी नेताओं को आदिवासी आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले पर सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जिन नेताओं की ड्यूटी उपचुनाव में लगी है वो बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाएं। भानु प्रतापपुर के दंगल में बोलेगा सरकार का काम या ये चुनाव होगा बीजेपी के मुद्दों के नाम। जी हां, इस उपचुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ कांग्रेस जहां भूपेश बघेल सरकार के काम को लेकर चुनाव में उतरी है तो वहीं बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। आज का दिन भानु प्रतापपुर के लिए अहम था क्योंकि दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक तरफ मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का नामांकन भराने के लिए खुद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भानु प्रतापपुर आए। यहां सिर्फ नामांकन ही नहीं बल्कि दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर सीएम बघेल और सावित्री मंडावी ने एक सभा को संबोधित किया।
जिसमें काम के नाम पर वोट की अपील की गई। मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश बघेल ने जीत का दावा भी किया है। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। हम लोग ने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने सेवा की, हमारी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी ने अपने छोटे से भाषण में सिंपैथी कार्ड भी खेल दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की बहू, बेटी और बहन हूँ। उम्मीद है आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उनकी कड़ी हूँ, माध्यम हूँ। जो आप बोलेंगे, जो आप काम बोलेंगे, उसको लेकर मैं अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी। और मैं तो एक बहू, आपके क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। ये सब आप सब अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। उधर बीजेपी इस चुनाव में करप्शन और महिला सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को लेकर उतरी है। साथ ही आदिवासी आरक्षण को भी बीजेपी अपने लिए माइलेज मान रही है। व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस प्रकार महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया गया है, और जो पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली है, रेत माफिया, शराब माफिया आज पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जनता बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। 4 साल जनता ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये चुनाव जो ब्रह्मानंद नेताम का हो रहा है, वो सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है, मगर इससे एक संदेश जाएगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से कि इसका घमंड है और इसका अत्याचार, इसका अनाचार छत्तीसगढ़ से समाप्त होने के लिए एक पहला मुहर लगेगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से। लेकिन चुनाव में आदिवासी आरक्षण के फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आदिवासी नाराज हैं और उपचुनाव के जरिए भी 32% आरक्षण का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सतर्कता बरत रही है। सीएम बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांकेर के एक होटल में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें नई चुनाव रणनीति से चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। सभी मंत्री और विधायकों को इस बार चुनाव में उतारने का बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है। भानु प्रतापपुर के हर बूथ पर पार्टी का फोकस है। ये उपचुनाव एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस इस सीट को बचाए रखने के लिए हर हाल में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। कांकेर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और उधर भानु प्रतापपुर के दंगल में कांग्रेस को जोगी कांग्रेस का समर्थन तो मिल गया है, लेकिन इलेक्शन में सर्व आदिवासी समाज की एंट्री से मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है। हालांकि मनोज मंडावी की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को भरोसा है कि जनता उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीद है कि आदिवासी आरक्षण और दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस को मात मिल सकती है। भानु प्रतापपुर के दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जोगी कांग्रेस का साथ मिला है। दिवंगत नेता मनोज मंडावी से करीबी संबंधों की वजह से अमित जोगी ने सावित्री मंडावी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि सिर्फ जोगी कांग्रेस का साथ मिलने से यहां जीत की राह आसान नहीं हो जाती, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा फैक्टर 32% आदिवासी आरक्षण में 12% की कटौती का है। हालांकि ये कटौती कोर्ट के आदेश से हुई है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज इसके लिए सरकार से नाराज है। सर्व आदिवासी समाज की मांग 32% आरक्षण की है, जिसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर भी जारी है। लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी को सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज के 48 लोगों को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 20 लोग पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, और मेरा तो 6वां नंबर में हो चुका है, और मेरे साथ अभी हमारे साथी लोग लगे हुए नामांकन दाखिल करने में। आपके पहले और भी किसी ने दाखिल किया आदिवासी समाज से? नहीं किया है, आज मेरा ही प्रथम नॉमिनेशन दाखिल हुआ है समाज की ओर से। उसके बाद निरंतर भी चालू है। और कितने लोग नामांकन करने वाले हैं? अभी 55-60 लोग तो नामांकन खरीदे हैं, पर देखो उन लोगों की कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी नहीं तो सभी लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आज अंतिम दिवस है, क्या वापस तो नहीं लेंगे इसके? नहीं, वापस नहीं लेंगे। हम चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सर्व आदिवासी समाज के 48 प्रत्याशियों की वजह से वोट बिखरने का सियासी संकट है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीद है कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा।
चुनाव को तो चुनौतीपूर्ण मानना ही है नहीं। चाहे प्रत्याशी चाहे निर्दलीय हो, चाहे दल के पार्टी से भी हो, है नहीं, कोई भी प्रत्याशी को कम नहीं आके। अभी अवसर आया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव में, और निश्चित ही अवसर को खोने नहीं देंगे। इस सरकार को मजा चखाएंगे और निश्चित ही अपनी अमूल्य वोट कमल छाप पर बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। उधर सावित्री मंडावी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। चुनौती तो नहीं है, मैं भी एक आदिवासी परिवार से बहू बेटी हूं और वो सभी भाई भी मेरे आदिवासी भाई हैं और सभी कांग्रेस से अच्छे कार्यकर्ता भी है, तो सब आपस में मिलकर सभी ये समस्या हल कर लेंगे। जाहिर है कांग्रेस को आस है कि मंडावी की विरासत मंडावी को मिलेगी। मनोज मंडावी के निधन से खाली इस सीट पर सिंपैथी वोट सावित्री मंडावी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की राह में सबसे बड़ी मुश्किल सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी है। 48 से ज्यादा आदिवासी कैंडिडेट वोटों का गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इसका असर बीजेपी पर भी पड़ेगा और ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले ये सियासी संकट टलता है या नहीं। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। अगले महीने 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी है। 38 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 24 घंटे के भीतर 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उस त्रासदी के असर हजारों जिंदगियां लील चुका है। आज भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा इसीलिए क्योंकि यह मुद्दा ब्रिटिश संसद में उठा है। मांग की गई है कि ब्रिटिश सरकार इस मामले में दोषी कंपनी डाउ केमिकल के खिलाफ एक्शन ले। ये रिपोर्ट देखिए। दो और 3 दिसंबर 1984 की वो रात। आज की पीढ़ी ने उस भयानक रात के बारे में सिर्फ सुना या तस्वीरों में देखा होगा। यकीन मानिए कि वो रात दुनिया की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। दुनिया में उससे पहले और उसके बाद आज तक ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं है जो भोपाल गैस त्रासदी के दुख, दर्द और नुकसान के बराबर हो। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से लीक हुई मेथाइल आइसोसाइनेट ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया। इस रात को जब शहर चैन की नींद सो रहा था, तब गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछा रही थी। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियों और कफन कम पड़ गए थे। भोपाल गैस त्रासदी के 24 घंटे के भीतर 3500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जाता है। माना जाता है कि अब तक 35,000 लोगों की जहरीली गैस के प्रभाव से मौत हुई है। गैस त्रासदी के पीड़ितों ने इलाज और मुआवजे के लिए लंबा संघर्ष किया। इस मामले में अब डाउ केमिकल्स के स्वामित्व वाली यूनियन कार्बाइड ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था, लेकिन नुकसान के मुकाबले यह मुआवजा काफी कम माना जाता है। अगले महीने गैस त्रासदी की 38वीं बरसी है और इससे पहले ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा भारतीय मूल के सांसद नवेंदु मिश्रा ने उठाया है। जो भारतीय मूल के सांसद नवेंदु मिश्रा, उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार मानना चाहता हूँ कि भोपाल के गैस पीड़ितों की आवाज़ वहाँ कोर्ट में, संसद में उठा रहे हैं और न्याय मिलना चाहिए। आज भी जो मध्य प्रदेश भोपाल के गैस पीड़ित हैं, चाहे वो पेंशन के मामले हों, चाहे मेडिकल हेल्प के मामले हों, आज भी परेशान हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो गैस पीड़ित परिवार थे, उनके जो अगली पीढ़ियाँ आई हैं, उन सब में भी असर गैस यूनियन कार्बाइड गैस का देखा गया। ब्रिटिश सांसद नवेंदु मिश्रा के नेतृत्व में लेबर सांसदों ने यूके सरकार से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को त्वरित न्याय, चिकित्सा देखभाल और सही मुआवजा देने के लिए राजनीतिक समर्थन देने का आह्वान किया है।
स्टॉकपोर्ट के लेबर सांसद नेवेंदु मिश्रा ने यूके की संसद से कहा, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनके अभियान में हमारे देश के योगदान की शुरुआत होनी चाहिए। वेस्टमिंस्टर हॉल में बहस के दौरान मिश्रा ने कहा कि भारतीय अदालतों में मामले का सामना कर रही डाउ केमिकल कंपनी पर ब्रिटेन सरकार को दबाव डालना चाहिए। डाउ केमिकल्स कंपनी यूनियन कार्बाइड की मूल कंपनी है। उत्तरी इंग्लैंड में स्टॉकपोर्ट से सांसद और भारत में व्यापार और निवेश के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष मिश्रा ने ब्रिटिश सरकार से डाउ केमिकल के खिलाफ ब्रिटेन में कार्रवाई की मांग की है। मिश्रा ने कहा कि डाउ केमिकल कंपनी पीड़ितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बहुत लंबे समय से बच रही है। आज भी हम पीड़ितों के लिए न्याय अभियान चला रहे हैं। हम पीड़ितों के लिए मुआवजा और उपचार देने की मांग करते हैं। ब्रिटेन में फिलहाल प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के हैं और कई ब्रिटिश सांसद भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर ब्रिटिश सरकार भी आगे आती है तो गैस पीड़ितों को मुआवजे से थोड़ी और राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन किया गया। 18 दिसंबर तक एयर शो का अभ्यास चलेगा और 19 नवंबर को एयर शो का आयोजन होगा। नागपुर के आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता से पूरी दुनिया को परिचित करवा रही है। नीले आसमान में वायुवीर तिरंगा लहरा रहे हैं। अदम्य साहस, हौसला और हुनर का बेमिसाल मेल नागपुर के आसमान में देखने को मिल रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक इंडियन एयरफोर्स के पास विश्व की सबसे उन्नत तकनीक से लैस साजो सामान है। नागपुर में एयर फेस्ट 2022 का अभी एक्सरसाइज चल रहा है। 19 नवंबर को मुख्य आयोजन किया जाएगा। इस एयर शो में सूर्य किरण टीम, एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर, एयर डिस्प्ले टीम, आकाश गंगा टीम और एयर वॉरियर ड्रिल टीम शामिल हो रही है। यहाँ पैरा हैंग ग्लाइडिंग, परिवहन और लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाइटिंग पास्ट के साथ साथ भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। एयर फेस्ट 2022 को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अभ्यास के दौरान वायु योद्धा अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखा रहे हैं। सारंग हेलीकॉप्टर टीम भी अपने साहसिक प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। साथ ही आकाश गंगा और एयर वॉरियर ड्रिल टीम भी लोगों को रोमांचित कर रही है। इस एयर शो में ट्रांसपोर्ट विमान सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ता नजर आएगा। साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सारंग और हॉक विमानों पर सूर्य किरण टीम अपना प्रदर्शन दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।